चलिए स्टार्ट कर रहे एक नया सेशन, नया टॉपिक। और ये टॉपिक रहने वाला है आपका AS2 से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? AS2 से रिलेटेड। जैसा कि नाम ही डिनोट कर रहा है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। राइट, क्या डिनोट कर रहा है नाम? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो ये जो चैप्टर है आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप इस टॉपिक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्ड कर लेना, क्योंकि बेटा इस पर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कंफर्म है। AS2 से रिलेटेड एक सवाल एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। चलिए, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी से रिलेटेड क्या करता है? डील करता है। तो सबसे पहले मैं आपको यही समझा दूं कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, ये जो AS2 है, इसमें क्या चर्चा होती होंगी या ये किस चीज के लिए बना है? कौन सा AS2 जो किससे रिलेटेड डील करता है? ये डील करता है आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी से रिलेटेड। राइट अच्छा, इन्वेंट्री का शब्द का मतलब पता है क्या? जब हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे आपको याद होगा, इन्वेंट्री का ही मतलब स्टॉक होता है। अच्छा, स्टॉक का मतलब भी जो गुड्स अनसोल्ड है, जो सामान सोल्ड नहीं हुई है, एट द एंड हमारे पास जो बच जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। करेक्ट। अब एक एग्जांपल के लिए मैं एक कैलकुलेटर मर्चेंट हूं। राइट, मेरे पास क्या होता है? कैलकुलेटर्स मैं बेचता हूं, मैं कैलकुलेटर मर्चेंट हूं। अब मेरे पास बहुत सारे कैलकुलेटर्स आएंगे। राइट, मतलब कि मैं बहुत सारे कैलकुलेटर क्या करूंगा? परचेस करूंगा। उसमें से कुछ क्या कर दूंगा? सोल्ड कर दूंगा। कुछ क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे, अनसोल्ड रह जाएंगे। सपोज करो मैंने 100 कैलकुलेटर खरीद के लाया, 80 बेच दिया, 20 क्या हो गया? बच गया। तो ये जो बच गया यही हमारा क्या है? स्टॉक है। यही हमारा क्या है? इन्वेंट्री है। ठीक है, इसी को स्टॉक भी बोला जा सकता है, इसी को इन्वेंट्री भी बोला जा सकता है। इतनी बात क्लियर है? तो हमें सीखना है कि ये जो 20 बचे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, तो बड़ा आसान है। जितने में मान लो एक कैलकुलेटर सर 100 रुपए का होगा। राइट, प्रॉफिट में हमने बेच दिया होगा कितने में? 150 में। तो जो तो डिफरेंस हो भी रहा होगा, प्रॉफिट रहा होगा। करेक्ट सर, ये जो 20 बच गए, इसकी लागत 100 रुपए थी, क्योंकि 100 के हिसाब से खरीद के लाया था ना। तो जो सामान बचे सर, उसकी वैल्यू तो सिंपली 2000 होनी चाहिए। एक कैलकुलेटर का भाव 100 रुपए का था, ऐसे हमारे पास 20 कैलकुलेटर बच गए। चलो, आपने यहां तो निकाल दिया। अब किसी धंधे में क्या सिर्फ एक ही बार सामान आता है क्या? वो तो हर 2-3 दिन में माल आएगा जाएगा, हर दिन भाव बदलते भी रहते हैं। काफी सारे बिजनेसेस के अंदर जरूरी नहीं है ना कि मैं आज जिस भाव पे खरीद रहा हूं, मुझे वो सामान कल भी उसी भाव पर मिले। हो सकता है कल मार्केट के अंदर जब लेने जाऊं तो प्राइस के अंदर क्या हो जाए? फ्लक्चुएशन हो जाए, भाव बदल जाए। आज तो मुझे कैलकुलेटर 100 में मिल गया, हो सकता है कल भाव 90 हो जाए, या हो सकता है कल भाव 110 हो जाए। पॉसिबिलिटी है, या हो सकता है कांस्टेंट रहे। तीनों बात की पॉसिबिलिटी होती है। करेक्ट। तो हमें इस एएस के अंदर क्या सीखना है? हमारे पास जो अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक होते हैं, और कितने प्रकार के स्टॉक होते हैं ये भी हमने पढ़ा था जब हम इन्वेंट्री के बारे में बात कर रहे थे। एक होता है हमारे पास रॉ मटेरियल के फॉर्म में, एक होता है WIP के फॉर्म में, वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्म में, और एक होता है फिनिश गुड्स के फॉर्म में। तो 3 तरीके से हमारे पास इन्वेंट्रीज होती है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में, WIP के फॉर्म में, और फिनिश गुड्स के फॉर्म में। तो हमें जो वैल्यूएशन सीखना है, एएस जो 2 है वो तो जनरली तीनों के लिए बताता है, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री सीखना है। और कैसे करेंगे वो सारी बातें हम लोग कॉन्सेप्चुअली 1 बाय 1 करेंगे। राइट, तो पहले इसका थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो देखो क्या बोलता है AS2 हमें क्या बताता है या क्या सिखाता है, जरा पढ़ना। जो लोगों को अपने बिजनेस के अंदर एक जो मेजर इशू देखने को मिलता था वो ये था कि भैया हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट हम कितनी ले। लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगता था? इन्वेंट्री की वैल्यू क्या लेनी चाहिए हमने। राइट, जो आखिरी में जो माल हमको बच जाता है उसकी हम वैल्यू कितनी ले। तो हमें AS2 ने उसका सॉल्यूशन दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर बताया गया कि आप कैसे अपने इन्वेंट्रीज को, अपने स्टॉक का वैल्यूएशन कर सकते हो, और आप ये जान सकते हो कि आखिरी में जो आपके पास सामान बचा है उसकी वैल्यू कितनी है। तो उसका तरीका किसने बताया?
AS2 ने। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किस चीज से रिलेटेड डील करता है? ये करता है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन से रिलेटेड, राइट। तो फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर ये इन्वेंट्री क्या होता है, राइट। माइंड में क्या सवाल आएगा हमारे, व्हाट आर इन्वेंट्रीज, ये इन्वेंट्रीज क्या है? तो इन्वेंट्रीज को मैं सिंपल भाषा में अगर डिफाइन करूं तो इसी को हम स्टॉक या अनसोल्ड गुड्स बोलते हैं। ऐसी गुड्स जो अभी तक के सोल्ड नहीं हुई है, हमारे पास बच गई है, उसी को हम इन्वेंट्री या स्टॉक कहते हैं। तो हमारे पास इन्वेंट्री कितने प्रकार की हो सकती है? रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो सकती है, WIP के फॉर्म में हो सकती है, फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो सकती है। ये तीन हमारे पास फॉर्म हो सकते हैं, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स, राइट। तो अगर आपको पूछे कि मटेरियल जो इन्वेंट्रीज है कितने फॉर्म्स में होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? 3 फॉर्म में होती है। कौन कौन सी? एक तो रॉ मटेरियल भी हमारे पास हो सकता है, WI के फॉर्म में भी हो सकती है और फिनिश गुड्स के फॉर्म में भी हो सकती है। तो होप यहां तक के बात क्लियर है, राइट। अच्छा, उसके अलावा अब एक और बात को समझते हैं, ये बड़ा काम आएगा आगे, राइट। तो आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, इन्वेंट्रीज हैव 3 फॉर्म्स। इन्वेंट्रीज हैव 3 फॉर्म्स। कौन कौन से? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो यहां तक लिख लीजिए, 3 फॉर्म होते हैं। देन इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, सो हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे NRV के बारे में, ठीक है। NRV है, NRI नहीं है। NRI अलग होता है, जो फॉरेनर, ठीक है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम NRV की बात कर रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब सुनिए, नेट मतलब कोई चीज से कोई चीज को माइनस कर दो तो नेट आ जाता है, राइट। रियलाइजेबल मतलब होता है कोई चीज को रिसीव्ड कर लेना, रियलाइज कर लेना, प्राप्त कर लेना। और वैल्यू मतलब कोई किसी चीज की कीमत, राइट। सो NRV का मतलब क्या होता है? हम हमारे इन्वेंट्रीज को अचीव करने के लिए या रिसीव्ड करने के लिए कितना पे कर रहे हैं, हम कितनी कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हैं, राइट। जो कॉस्ट हम इनकर्ड कर रहे हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं। तो अगर हमारा जो इन्वेंट्री मार्केट में जिस भाव पर बिकने के लिए रेडी है, उसको हम कहते हैं NRV। मतलब जिस प्राइस पर वो मार्केट में सेल हो सकता है और उतना भाव मुझे रिसीव्ड हो सकता है, उस प्राइस को हम क्या बोलेंगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आपने कोई स्टॉक बेचा, राइट। सपोज करो 100 रुपीज उसकी वैल्यू थी, लेकिन आपको होम डिलीवरी देना था, आपको घर तक पहुंचा के देना था, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट के सेलर्स करते हैं। वो क्या करते हैं? घर पहुंच सेवा देते हैं आपको। तो 100 रुपीज प्रोडक्ट का क्या था? सेलिंग प्राइस था। लेकिन इस 100 रुपीज में से उनको सपोज करो 25 रुपीज क्या लग गया? डिलीवरी चार्जेस लग गया। मैं DC लिख देता हूं। तो उनके लिए नेट जो NRV है, जो सेलर है, उनको नेट पैसा कितना रियलाइज होगा? तो नेट रियलाइजेबल उनके लिए कितनी हो गई? 75 रुपीज, राइट। सो हम लोग AS2 के अंदर कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा जो स्टॉक का वैल्यू है उसका NRV कितना है? तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। हम कोई भी इन्वेंट्री को जब खरीद कर लाते हैं ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट, खर्चा। जब कोई परचेस करके लाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट। और और हम मार्केट में देखेंगे कि मार्केट में बेचकर उससे हम कितना पैसा रियलाइज कर सकते हैं। तो हमें मार्केट में जो पैसा रियलाइज हो सकता है और हमने जो कॉस्ट इनकर्ड किया, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। जैसे मान लो इस प्रोडक्ट को मार्केट से मुझे 75 रुपीज रियलाइज हो रहा है और मैंने खरीद के लाया था 70 रुपए में। तो विच एवर इज लेस, इन दोनों प्राइस में लेस क्या है? कॉस्ट प्राइस या NRV? कॉस्ट। तो अकॉर्डिंग टू द AS2 हमारा जो स्टॉक या इन्वेंट्री की जो वैल्यू मानी जाएंगी वो कितनी मानी जाएंगी? इन्वेंट्री की वैल्यू क्या कंसिडर की जाएंगी? 70 रुपए। क्या कंसिडर की जाएंगी? 70 रुपए। अच्छा, वाई से वर्षा करते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। अगर कॉस्ट थी 90 रुपए और आपका मार्केट में आज बेचने पर आपको मिलेंगे 75 रुपए, तो अब दोनों में से छोटा कौन सा है? NRV। तो अब NRV मतलब कि विच एवर इज लेस है, तो आपका इन्वेंट्री का वैल्यू अब कितना लेना चाहिए सेकंड केस में? 75 रुपए। मतलब कि मार्केट और जो आपका वैल्यू चल रहा है और जो कॉस्ट है, दोनों प्राइस का कंपैरिजन होगा। और दोनों प्राइस के कंपैरिजन में हम ये चेक करेंगे कि किसकी वैल्यू छोटी है।
जिसकी वैल्यू छोटी है उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, उसे हम कंसिडर करेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। मतलब हमारी स्टॉक की कीमत कितनी है, तो हम दो चीज देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे पास ये एक कैलकुलेटर है, ये दो कैलकुलेटर। मैंने कैलकुलेटर क्या किया, मार्केट से खरीद के लाया। मुझे कॉस्ट कितनी पड़ी दो कैलकुलेटर की, सेम मैं बोलता हूँ मुझे कॉस्ट पड़ी 200 रुपए। दो कैलकुलेटर की कॉस्ट कितनी है, 200 रुपए। अब मैं मार्केट में अगर इन्वेंट्री को मैं बेचने जाता हूँ तो मुझे 180 रुपीज मिलेगा मार्केट में, राइट। कितना मिलेगा इससे, 180। तो मेरे पास जो सामान रखा है उसकी वैल्यू में कितनी कंसिडर करूं, मेरे को तो लागत 200 की आई थी, बट आज मार्केट में बेचने जाऊं तो सिर्फ 180 मिलने वाले इसके। तो मेरे लिए इस चीजों की वैल्यू कीमत कितनी मानी जानी चाहिए, ऑब्वियस है 180। क्यों, क्योंकि मेरे को तो उतना ही पैसा रियलाइज होने वाला है ना, करेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज, सेम चीज का एग्जांपल दे रहा हूं बट फिगर बदल रहा हूं। मैंने खरीद के लाया कितने में, 200 में, राइट। और मार्केट में जब बेचने दो तो 250 में बिक जाएगी। कितने में बिक जाएंगी, 250 में। तो अब मैं इसकी वैल्यू अपने पास कितनी कंसिडर करूं, तो 200। क्यों, क्योंकि हमने चेक किया कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में कम क्या है, दोनों में जो कम है हम उसी को अपनी वैल्यू ऑफ क्या समझते हैं, इन्वेंट्री समझते हैं। तो AS2 का ये मूल मंत्र है। अब दो चीज चेक करो, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस इज योर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। याद रहेगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस इज अवर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, आगे आएंगे ये सेम बात। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। होप आप लोगों ने लिख लिया हो। अब इफ नहीं लिखा है तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आप कैसे निकालोगे, तो कॉस्ट मैं लिख देता हूं एक बार, अगर इफ नहीं लिखा है तो कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी का फुल फॉर्म नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। हम क्या देखेंगे, कॉस्ट प्राइस और एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इनमें से लेसर अमाउंट किसका है, विच एवर इज लेस। लेसर अमाउंट किसका है, तो जिसका अमाउंट लेस होगा वो हमारी क्या कहलाएंगी, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कहलाएगी, करेक्ट। अब इन्वेंट्री को वैल्यू करने के क्या कोई तरीके हैं, क्या AS2 ने हमको कोई मेथड्स बता रखा है। देखो, कोई चीज को वैल्यू करना, कैलकुलेट करना, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट वे हो सकते हैं ना, मेथड्स हो सकती है। तो AS2 ने भी हमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बताया है। तो आप अपने कॉपी पर हेडिंग दे दो, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ओके, तो अब मेथड का मतलब क्या होता है, हम हमारे इन्वेंट्री को कितने तरीकों से वैल्यू कर सकते हैं। तो वैसे अलग अलग तरीके हैं, बट जो सबसे ज्यादा कॉमन और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर दो ही तरीके हैं, एक है आपका फीफो और दूसरा है आपका लीफो। क्या लीपा पोती आ गई सर, लीफो फीफो कहाँ के शब्द है। चलो मैं फुल फॉर्म बताता हूँ, शायद फुल फॉर्म से आप क्लिक कर लोगे कि क्या होता है। FIFO stand for first in first out, और LIFO का मतलब होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO है ना, हाँ लीलो नहीं है वो। अगर ये लीलो होता तो लिखते लास्ट इन लास्ट आउट, ये LIFO है। तो LIFO के लिए लास्ट इन फर्स्ट आउट और FIFO के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखो, नाम से अब कुछ कुछ क्लिक हो रहा है कि क्या होता होगा। इफ नहीं हो रहा है तो आगे और समझो मेरे एग्जाम्पल के थ्रू। अब आपने कोई सामान खरीद के लाया, राइट। मैं एक एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं, ये बॉक्स के अंदर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। आपने क्या किया, 1 जनवरी को एक सामान खरीद के लाया, परचेस किया आपने, राइट। कितनी क्वांटिटी परचेस किया, 20 क्वांटिटी। मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, कितनी क्वांटिटी खरीदा, 20। फिर आपने 5 जनवरी को और कुछ सामान खरीद के लाया, आपने अब 15 क्वांटिटी और खरीद के लाया। फिर क्या किया आपने, 8 जनवरी को सोल्ड कर दिया, कितनी क्वांटिटी, तो आपने 10 क्वांटिटी बेच दिया। फिर आपने
20 जनवरी को और परचेस करके लाया, कितनी क्वांटिटी? सो 10 क्वांटिटी। और फिर आपने 30 जनवरी को सामान बेच दिया, कितनी क्वांटिटी? तो से 20 क्वांटिटी। करेक्ट। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि चलो मुझे बताओ तो आपके पास आखिरी में कितना स्टॉक बच गया है, तो बता सकते हो क्या कितना बचा होगा? चलो, नॉर्मल पर्सन कैसे निकालेगा? 20 खरीद के लाया, 15 खरीद के लाया, मतलब टोटल 35 खरीद के आ गए। उस 35 में से 10 बिक गए, तो कितने बचे हमारे पास? 25, 25। अच्छा, फिर और 10 खरीद के लाया, तब कितने हो गए? 35। और उसमें से 20 बिक गए, तो कितना बचा? 50। यानी मेरे पास एट द एंड जो नेट बैलेंस है, या फिर जो अनसोल्ड गुड्स है, अनसोल्ड जो नहीं बिकी, टोटल खरीद के कितना लाया? 20, 15 और 10, तो टोटल कितना हो जाता है? 20 और 15 35, 35 10 45, मतलब टोटल परचेस हो गया था 45, जबकि टोटल सोल्ड कितना हुआ? 10 और ये 20, मतलब कि टोटल मिला के 30 सोल्ड हुए थे। तो अनसोल्ड अभी भी कितने हैं? 15। तो ये जो 15 अनसोल्ड है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। इसी को क्या बोलते हैं हम? इन्वेंट्री। तो होप इन्वेंट्री मतलब समझ में क्या हुआ? जो माल बिका नहीं है, जो बच गया, वही हमारा इन्वेंट्री है, वही हमारा इन्वेंट्री है। लेकिन सवाल यहां सिर्फ इन्वेंट्री कितनी बची है वो निकालना नहीं है, यहां सवाल ये है कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी है। सवाल क्या है? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी है। ये 20 क्वांटिटी तो बच गई, बट इस 20 क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, इसका भाव कितना है? आप बोलोगे सर कोई भाव लगा दो ना, क्या आपका आप घर की खेती है? नहीं, मैं आपको अब वैल्यू का डेटा प्रोवाइड करता हूं। चलो थोड़ा सा यहां से क्लीन कर देता हूं ताकि आपको फिगर्स फिर से अच्छे से दिख सके। बाकी डेटा नहीं मिटा रहा हूं, जो जो मिट गया मुझे बता देना क्या क्या लिखा था। लिखा है क्या आपने? अच्छा, सब में नहीं, यहाँ था ना, पहले 20 खरीदा था, फिर 15 खरीदे थे, फिर 10 बेचा था, फिर 10 खरीदा था, फिर 20 बेचा था, बराबर। अब मैं सबका रेट बताता हूँ आपको। चलो अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको? रेट। क्या बता रहा हूँ? प्राइस। ये जो आपने 20 क्वांटिटी खरीद के लाए थे ना, 100 रुपए के भाव के थे, करेक्ट। और ये जो आपने 15 खरीद के लाया ना, ये आपको 90 के भाव के मिले। कितने के भाव के? 90 रुपीज के हिसाब से आपको एक पीस मिला। अच्छा, बेचा उसका भाव जाने दो, मैं सेल का प्राइस नहीं बता रहा हूं, ठीक है सर? क्या प्राइस में सेल किया होगा? जो जिस भाव में खरीद के लाया था उस भाव में बेच दिया होगा। मैं सेलिंग प्राइस नहीं बता रहा हूं आपको, हम कॉस्ट टू कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं फिलहाल में। अच्छा, ये परचेस करके लाया था कितने के भाव से? 110 के भाव से, और इसको भी बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस नहीं बता रहा हूं, राइट। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 15 क्वांटिटी बचे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इस 15 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये हमारा सवाल है। समझ में आया सवाल क्या है? 15 क्वांटिटी तो समझ में आ गया कैसे बची, लेकिन ये 15 क्वांटिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसी लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है। अब एक्शन में आ जाएगा मेथड, फीफो या लीफो। तो पहले तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि फीफो क्या है और लीफो क्या है। देखो, फीफो मेथड वाले क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? फर्स्ट इन, मतलब कि जो पहले खरीदा था आपने, जो आपने क्या किया था? पहले खरीदा था, जो पहले खरीदा था वो पहले बिकेगा। हिंदी में लिख दिया, बढ़िया शुद्ध सा, ठीक है, ताकि इजीली समझ में आ सके। जो माल, जो सामान हम पहले खरीदेंगे ना, बेचते समय पहले वो हम बेचेंगे, राइट। और लीफो मेथड में क्या होगा? जो आखिरी में खरीदा था, जो आखिरी में खरीदा था वो पहले बिकेगा। क्योंकि देखो, है तो दोनों में फर्स्ट आउट ना, लेकिन बात ये आ रही कि हम फीफो मेथड में क्या करते हैं? जो सामान पुराना खरीदा हुआ था, पहले खरीदा हुआ था, हम पुराना माल पहले बेचते हैं। और लीफो में क्या होता है? जो लेटेस्ट माल होता है ना, जो अभी पहले आया है, वो पहले बिकता है, राइट। तो जो आखिरी में खरीदा था वो पहले बिकेगा। तो अब कैसे कैलकुलेशन होगा, जरा उस बात को भी समझना। होप आपके सामने ये डेटा लिखा हुआ है, और नहीं लिखा है तो आप एक एग्जाम्पल बोल के पहले ये फिगर को लिख लो। एग्जाम्पल दो, और एग्जाम्पल के अंदर ये फिगर लिखो। सबसे पहले इतना जो बॉक्स बना रहा हूं ना, इतना फिगर आप नोट डाउन कर लो। चलिए,
तो सुनिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ये पता करना है, हमें ये जानना है कि अगर हम फीफो मेथड से वैल्यू करें तो हमारे पास जो स्टॉक बचा है उसकी वैल्यू कितनी है। बचा कितना है ये तो क्लियर है, 15 स्टॉक हमारे पास बचे हैं, बट उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। तो जरा हिसाब को अच्छे से देखना। सबसे पहले आपने क्या किया, 1 जनवरी को परचेस किया था, करेक्ट। कितनी क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, सॉरी 20 क्वांटिटी। और क्या रेट से खरीदा था, ये क्वांटिटी है, क्या रेट से खरीदा था, 100 रुपीज के रेट से खरीदा था। तो टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 2000, करेक्ट। ऐसा ही होना था, डन यहां तक के। अच्छा, लेकिन इसमें से अगर मैं बात करूं एट द एंड, मतलब 1 जनवरी को हमने सिर्फ खरीद कर लाया, कुछ भी बेचा क्या, नहीं। तो मेरे पास टोटल बैलेंस कितना बच गया। अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो 1 जनवरी के एंड पर मेरे पास कितनी क्वांटिटी बैलेंस है, पूरी एज इट इज 20 क्वांटिटी बैलेंस है। और ये जो 20 क्वांटिटी बैलेंस है वो क्या रेट से बैलेंस है, 100 रुपए। और उसकी टोटल वैल्यू कितनी आती है, कितनी आती है, 2000। यहां तक है डन। अब इसके बाद मैं आपको बोलता हूं 5 तारीख को हमने और कुछ खरीद के लाया, राइट। हमने और कुछ सामान क्या किया, परचेस किया। तो कितना सामान हमने और परचेस किया था, 15 क्वांटिटी हमने और परचेस किया था। क्या भाव से, 90 के, राइट। क्या भाव से, 90। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आई थिंक सो 15 इंटू 90 कितना हो जाता है आपका, 15 इंटू 90, 1350। ओके, तो मुझे बताओ 5 तारीख के एंड पे अब हमारे पास टोटल सामान कितना बच गया। ये 1 तारीख के एंड का हिसाब था। अब 5 तारीख के एंड पर क्या क्या है हमारे पास ये 20 क्वांटिटी भी रखी है, क्योंकि वो तो अभी तक बिकी नहीं है ना। और ये 15 क्वांटिटी और आ गई, बरोबर। तो ये भी हमारे पास रखी है। ये जो 20 क्वांटिटी थी क्या भाव वाली थी, 100, मतलब 2000 वैल्यू की। और ये 15 क्वांटिटी रखी थी, क्या भाव की थी, 90, मतलब कितने की, 1350 की। यानी इन शॉर्ट मेरे पास 35 क्वांटिटी रखी है, जिसकी टोटल मिला के वैल्यू 3350 आ जाती है। यहां तक बात समझ में, यानी 5 तारीख के एंड तक मेरे पास इतना बैलेंस बचा है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला हमने ट्रांजेक्शन किया 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को क्या हुआ, सोल्ड। 1 जनवरी को हमने क्या किया, सोल्ड। अच्छा, कितनी क्वांटिटी सोल्ड किया, मैं परचेस और सोल्ड यही बना रहा हूं। हालांकि जब मैं इसका फॉर्मेट वगैरह लिखाऊंगा तो हमें बहुत सिस्टमैटिक फॉर्मेट में चलेंगे, हालांकि यहाँ कॉन्सेप्चुअल समझा रहा हूं इसलिए चलेगा। अब बताओ हमने सोल्ड कितना किए, 10। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, हम फीफो मेथड से यहाँ पर माल बेचने वाले, कौन से मेथड से, फीफो मेथड क्या बोलता है, जो माल पहले आया था वो पहले बिकेगा, यही बोलता है। तो मुझे बताओ यहां जब ये तो 10 क्वांटिटी बेची गई है तो कहां से बेची गई होंगी, ये 20 में से बेची गई होंगी या 15 में से बेची गई होंगी, कहां से बेची गई होंगी, 20, क्योंकि जो पहले खरीद के आया था वो पहले बिकेगा। तो 20 क्वांटिटी पहले खरीद के लाया गया था या 15 क्वांटिटी पहले खरीद के लाया गया था, 20। तो ये जो 10 क्वांटिटी सोल्ड हो रही है कहां से हो रही है, इस वाले 20 में से हो रही है। ये यहां का माल पहले बिकेगा, करेक्ट। तो ये जो 10 क्वांटिटी बिकी क्या रेट वाली थी, 100 रुपए के रेट वाली थी, मतलब 1000 रुपए के वैल्यू का सामान हमारे पास से सॉर्ट आउट हो गया, राइट। तो अब 8 तारीख के एंड पर क्या बचा हमारे पास, 8 तारीख के एंड में इस 20 में से 10 तो चली गए ना, तो बचे कितने हमारे पास, 10 क्वांटिटी बची है। किस भाव की, 100 रुपए के भाव की, 1000 रुपए इसकी वैल्यू होती है। और ये 15 एज इट इज बची है, क्योंकि वो तो अभी सेल नहीं हुआ है ना, तो 15 तो एज इट इज बची है। 90 के भाव की कितनी, 1350। तो इस तरीके से हमारे पास 8 तारीख के एंड में टोटल 25 क्वांटिटी बची है, जिसकी टोटल वैल्यू कितनी होती है, 2350। 8 तारीख तक का हिसाब समझ गया। अब उसके बाद 8 तारीख के बाद हमने क्या किया, 20 तारीख को और सामान क्या करके लाया, खरीद के लाया। हमने 20 तारीख को और क्या किया, परचेस किया। परचेस किया तो हमारा सामान और बढ़ गया। कितनी क्वांटिटी खरीदा, 10। क्या रेट से, 110। वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 1100। यहां तक क्लियर है, ओके। तो ये अब मुझे बताओ पुरानी हमारे पास क्या क्या सामान पड़ी थी, ये 10 क्वांटिटी पुरानी रखी थी हमारे पास, ये वाली, इसमें से सिर्फ 10 ही बिकी है ना।
क्या भाव की थी वो? 100, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1000। अच्छा ये 15 भी रखी है हमारे पास, वो भी अभी तक सोल्ड नहीं हुई है, तो ये 15 क्या भाव की रखी है? 90, राइट, 1350। और ये 10 एडिशनल और आ गए क्या? 110 के भाव के, यानी टोटल मिला के 1100। तो 20 तारीख के एंड पे सीन क्या बन रहा है? हमारे पास 10, 20, 35 क्वांटिटी है जिसकी कुल मिलाकर वैल्यू कितनी होती है? 3450। ये बात हो गई हमारे कौन से तारीख के एंड की? 20 तारीख के। अब मैं अपने लास्ट तारीख पर चलता हूं। अब 30 तारीख को हमने सोल्ड कर दिया। कितना सोल्ड किया? 20। तो मुझे बताओ ये 20 कहां से सोल्ड हुआ होगा? अब हम 30 तारीख को सोल्ड करेंगे। 30 तारीख को क्या करेंगे? सोल्ड। तो मुझे बता सकते हो ये 30 तारीख को जो सोल्ड होगा कहां से होगा? कितनी क्वांटिटी बेचा? 20, बराबर। लेकिन ये 20 कहां से बिकी होंगी? तो पहले ये 10 सोल्ड हुए होंगे, बराबर। यानी पहले हमारे 20 में से ये 10 सोल्ड हुए होंगे, और जो बचे हुए 10 है ना वो उसके बाद वाली क्वांटिटी में से सोल्ड हुए होंगे, क्योंकि ये तो माल खत्म हो गया। पहले 10 ऑलरेडी बेच चुके थे, बचा 10 था। यहां टोटल कितना माल बेचना है अपने को? 20। तो अपन क्या करेंगे? पुराना स्टॉक पहले निकालेंगे जो कि 10 बचा था, और अभी भी 10 और बेचने बाकी है, तो वो 10 भी निकाल देंगे। वो 10 कहां से निकालेंगे? इस 15 में से निकालेंगे, करेक्ट। तो ये वाला हिस्सा पूरा ही खत्म हो गया आपका। और ये जो 10 बिके, ये कौन से भाव वाले बिके थे? 90 वाले बिके थे, करेक्ट। तो 900 रुपए के 10 क्वांटिटी, 90 वाले 900 के हिसाब से बिके। तो अब मुझे बताओ आखिरी में बचा क्या आपके पास? ये तो पूरा ही खत्म हो गया। ये 15 में से 10 गए तो बचे कितने? अभी भी 5 अभी भी बचे। क्या भाव के? 90 रुपए के भाव के, जिसकी वैल्यू कितनी आती है? कितनी आती है? 450। और ये 10 भी तो एज इट इज बचा हुआ है आपके पास। क्या भाव का? 110 के भाव का। कितना वैल्यू आ जाएगा? 1100। यानी एट द एंड हमारे पास 15 क्वांटिटी बची है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1550। तो जो हमारा सवाल था कि आखिरी में जो 15 क्वांटिटी बची उसकी वैल्यू कितनी होंगी, तो उसकी वैल्यू कितनी होंगी? 1550। कहानी समझ में? अच्छा इसका एक मैं शॉर्टकट वे बताता हूँ। एक तो हो गया हमारा डिटेल वे, बट इसका एक शॉर्टकट वे। हमने क्या बोला? हमने बोला कि फीफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। मतलब जो भी माल बचा होगा ना, पक्की बात है आखिरी वाला माल बचा होगा, क्योंकि हमारा काम क्या है? पुराने माल को पहले बेच देना, राइट। और जो आखिरी में माल आया है वो आखिरी में बिकेगा, मतलब वो बचा रहेगा कहीं ना कहीं हमारे पास। तो अगर मैं इसको शॉर्टकट वे से निकालू ना, शॉर्टकट वे से, तो मेरे पास कितनी क्वांटिटी बची थी? 15। इतना आपने निकाला था, तो 15 कहां से बची होंगी? तो इतनी बात 101% श्योर है कि जो भी माल बचा है आखिरी में जो खरीद के लाया गया ना वही बचा होगा। मतलब कुछ माल यहां से बच गया होगा। ये 10 क्वांटिटी एज इट इज बची होंगी, और इसके पहले और कहां पर माल आया था? यहां पे। तो टोटल 15 बचे, उस 15 में से कंफर्म है ये 10 तो बचे ही होंगे, और इसके पहले और कहां खरीद के लाया था? ये। तो इस 15 में से 5 बचे होंगे, राइट। यानी हम रिवर्स सीक्वेंस में कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि कहां से हमारे पास सामान बचा हुआ है, और हम वहां से पता कर लेंगे कि हमारा कितना माल हमारे पास बचा और क्या रेट का बचा है। तो यहां से बचा था 10 क्वांटिटी पूरे 110 के भाव का, और यहां से बचा था हमारे पास 5 क्वांटिटी 90 के भाव का, और आखिरी में आप रिजल्ट देखोगे तो वही रिजल्ट आया था। ये वही रिजल्ट है आपका, करेक्ट। तो इस तरीके से हमें फीफो मेथड के अंदर कैलकुलेशन करना, राइट। तो समझ में आया फीफो मेथड के अंदर क्या करना है? चलो, तो इसको एक प्रॉपरली एक एग्जांपल के साथ, एक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले कौन से मेथड पर चर्चा करनी है? हमने करनी है फीफो के बारे में चर्चा। किसके बारे में? फीफो के मामले में, राइट। तो फीफो का फुल फॉर्म क्या होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का? इसके मैं शॉर्टकट भी वे बता रहा हूं आपको, और पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन के साथ भी। तो अगर आप लोगों को फीफो मेथड से वैल्यूएशन करना है तो हम फॉर्मेट किस तरीके से बनाएंगे या किस तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है जो अभी आपके साथ डिस्कस किया, बट इसको लिखने का वे कैसा होगा, प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे टेबुलर फॉर्मेट में। सबसे पहला कॉलम किसका रहेगा? डेट का। सबसे पहला कॉलम किसका? डेट का। फिर इसके बाद हम कॉलम बनाएंगे किसका? रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब होता है जो खरीद के लाया हमने। जैसे अभी हमने परचेस और सेल एक ही जगह बना दिया था ना, वैसा नहीं करेंगे हम। रिसिप्ट के लिए अलग कॉलम बनाएंगे। रिसिप्ट को क्या बोलेंगे हम? परचेस। रिसिप्ट को क्या कहा जाता है? परचेस। दूसरा कॉलम बनेगा हमारा किसके लिए? इशूड के लिए। इशूड मतलब क्या? सोल्ड।
सोल्ड, और आखिरी में फिर क्या आ जाएगा हमारे पास कॉलम बैलेंस का, कितना बैलेंस बच गया, राइट। और ये जो मैंने आपके सामने अलग अलग रिसिप्ट, इशू और बैलेंस के कॉलम बनाए, तो कितनी क्वांटिटी रिसिप्ट परचेज की गई है, क्या रेट से की गई है, और उसकी वैल्यू कितनी है। सेम वही काम यहां करेंगे, क्वांटिटी, रेट और वैल्यू, और वही काम यहां भी करेंगे, क्वांटिटी, रेट और वैल्यू, करेक्ट। तो हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होगा, करेक्ट। क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। ये जो क्वांटिटी है ये बैलेंस को शो करेगा, कितना सामान सोल्ड किया उसके लिए जब होगा तब यहां डेटा मेंटेन करेंगे, और जितनी रिसिप्ट हुई उसका डेटा यहां मेंटेन करेंगे, बराबर। जैसे अभी आप जो एग्जांपल कर रहे थे, अगर मैं उसी एग्जांपल को इस फॉर्मेट के अंदर अगर सिंप्लीफाइड करके लिखते हुए चलूं, तो सबसे पहला काम हमने कब किया था, 1 जनवरी को। अच्छा मुझे बताओ 1 जनवरी को परचेस किया था, सेल किया था, तो कहाँ आना चाहिए, यहाँ। कितनी क्वांटिटी खरीदा था, कितनी, 20 क्वांटिटी खरीदा था। अच्छा रेट क्या था, 100, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 2000। अच्छा इशूड हुआ कि 1 जनवरी को कुछ भी नहीं, तो टोटल 20 आया, इशू कुछ भी नहीं हुआ, तो एट द एंड बैलेंस कितना बचेगा, 20 बैलेंस बचेगा, करेक्ट है। और ये 20 जो बैलेंस है कितने रेट वाला है, 100, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2000। यानी मेरे 1 तारीख का हिसाब क्या हो गया, खल्लास, फिनिश। समझ में आया कैसे बना 1 तारीख का हिसाब। फिर इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन कब हुआ था, नेक्स्ट 5 तारीख को। तो 5 तारीख को क्या हुआ था, परचेस किया था, तो फिर से कहा आना चाहिए, रिसिप्ट साइड में ही 15 क्वांटिटी खरीदा था, क्या भाव से, 90, वैल्यू कितनी थी, 1350। क्या 5 तारीख को कुछ भी सेल किया गया था, नो। तो अब मुझे बताओ 5 तारीख के एंड में क्या क्या बचा आपके पास। तो 5 तारीख के एंड में ये पुराना वाला सामान तो बचा ही है, 20 क्वांटिटी ये बची है ना आपके पास, वो अभी तक सोल्ड हुई क्या, नहीं। और क्या बचा है आपके पास, ये 15 क्वांटिटी जो अभी खरीद के लाया गया, ये भी तो बचा है, 15 इंटू 90 रुपए के भाव से 1350, करेक्ट। तो ये हमारा कौन से तारीख तक का हिसाब हो गया, 5 तारीख तक। इसकी टोटल मारने की इच्छा है तो मार दो, नहीं है तो छोड़ दो। अगर इच्छा है तो मारो, नहीं है तो छोड़ दो। टोटल कंपल्सरीली नहीं है, अगर इच्छा है तो इसी के नीचे टोटल कर देना। इसकी टोटल आएंगे 35 और इसकी टोटल आएंगे 3350, करेक्ट। और नहीं है टोटल मारने की इच्छा, छोड़ दो। अच्छा बताओ 5 तारीख के बाद अगला ट्रांजेक्शन जो हुआ कौन सी तारीख को हुआ, 8 तारीख। अच्छा क्या हुआ 8 तारीख को, परचेस हुआ क्या सोल्ड हुआ, सोल्ड। मतलब कि हमारे पास से उतना सामान क्या किया गया था, इशू किया गया था। क्या किया गया था, इशू किया गया था। सो लेट्स सी कि कैसे आएगा। तो इधर आएगा क्या, नहीं, क्योंकि वो तो परचेस के लिए है ना, ये किसके लिए था, परचेस के लिए। सोल्ड हुआ तो इधर आना चाहिए। जरा बताओ कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई, कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई, 10। जरा ध्यान दो, फंसोगे तो यहीं फंसोगे। ये 10 कहां से सोल्ड हुई होंगी, हम कौन सा मेथड अभी यूज कर रहे हैं, फीफो। तो फीफो में देखो जो माल पहले आया था, तो पहले वाला तो ये है ना, तो ये 20 में से इशू हुआ है, जो भी इशू हुआ है। अच्छा ये 20 में से इशू हुआ है, और ये क्या रेट का था, 100 के रेट का था, तो वही रेट यहां अप्लाई कर दिया। तो कितने रुपए का सामान इशू हो गया हमारे पास, 1000। अब बैलेंस क्या बचेगा, तो इस 20 में से 10 गेले, तो फिर वाचले कितने, 10, क्या रेट वाले, 100, तो वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 1000। और ये 15 तो एज इट इज बचे है ना, उसको भी लिख दिया, क्या भाव से, बरोबर। 8 तारीख का हिसाब कंप्लीट। टोटल मारने की इच्छा है मारो, नहीं मारना है मत मारो। आगे बताओ 8 तारीख के बाद अगला ट्रांजेक्शन कितने, कौन से तारीख को हुआ था, कब हुआ था, 20 तारीख को खरीदा था, तो यहां आना चाहिए। कितनी क्वांटिटी खरीदा था, 10, क्या भाव से, 110, वैल्यू कितनी, 1100। इस दिन कुछ इशू हुआ था क्या, नहीं। अच्छा अब बैलेंस क्या बचा हमारे पास, ये 20 तारीख के एंड में ये 10 बचा है, ये 15 भी बचा है, और ये 10 और आ गया। तो ये 10 भी बचा है, ये 15 भी बचा है, और ये वाला भी 10 आ गया। तो ये 10 की वैल्यू कितने के हिसाब से लेंगे, ये 15 की वैल्यू कितने के हिसाब से लेंगे, और ये 10 की वैल्यू कितने के हिसाब से लेंगे, 110। तो वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 1000 कितना, 1350
और 1100। ये कौन से तारीख तक का हिसाब हो गया हमारा? कौन से तारीख तक का हिसाब हो गया? 20। बढ़े आगे? हाँ जी सर। तो ये हमारे 20 तारीख के बाद अब अगला हिसाब कौन से तारीख को हो रहा है? कौन से तारीख को हो रहा है? 30 तारीख को। चलो तो अगला हिसाब 30 तारीख को। क्या हुआ 30 तारीख को? सोल्ड। तो रिसिप्ट में आएगा कि कुछ भी नहीं, राइट? कितना क्वांटिटी बेचा? 20। ओ, लेकिन 20 कैसे बिके होंगे उसका बाइफर्केशन समझो। 20 बेचना था तो पहले ये 10 में से सामान बिका होगा। तो मैं पहले बाय डिटेल लिख लेता हूं। ये 10 बिका पहले हमारा। क्या रेट से था? ये 100 के रेट से। लेकिन हमको अभी और कितने बेचना है? टोटल कितने बिके बोल रहे हो आप? 20। तो और कितने बेचना है? 10। 10 तो यहां से बिक गए। और कितने बेचना है? 10। तो वो 10 कहां से बिकेंगे? अब यहां से, क्योंकि ये वाला माल खाली हो गया है। तो अब हमारा हाथ पड़ेगा इधर खाली करने के लिए। तो अब इस 15 में से हमने और कितने बेच दिए? 10 बेच दिए। क्या भाव के वाले थे ये? 90। तो जो बिका उसकी वैल्यू कितनी थी? 1000 और 900। चलो तो अब मेरे पास बैलेंस क्या बचा? ये जो 10 क्वांटिटी थी ये तो पूरी तरीके से खत्म ही हो गई ना, और ये 15 में से 10 खत्म हो गया। तो बैलेंस कितना है? ये वाला रो पूरा खत्म हो गया हमारा। और इस 15 में से 10 गए तो बचे कितने? 5। क्या भाव के? 90। टोटल वैल्यू 450। डन। और ये तो एज इट इज बच गया हमारे पास। अब आखिरी में टोटल मार लो। हाँ, सबसे आखिरी में टोटल मार लेना। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद आगे कैलकुलेशन नहीं करना है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास 15 क्वांटिटी बचा था जिसकी वैल्यू कितनी आती है? 1550। सो एज पर FIFO मेथड, एज पर FIFO मेथड, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज 1550 रुपीज। FIFO मेथड के हिसाब से हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ गई? 1550। तो बस यही लॉजिक है, यही कॉन्सेप्ट है FIFO के पीछे। समझ में आया FIFO? अगर FIFO समझ में आ गया तो आपके एग्जाम में 8 से 16 मार्क पक्के। अगर इतने कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है आज की क्लास का, आपका एग्जाम में 8 से लेकर 16 मार्क कंफर्म। सर क्यों 8 से 16? क्योंकि कई बार डायरेक्टली 16 के लिए सिर्फ FIFO देता है, कई बार FIFO और LIFO एक साथ दे देता है और बोलता है 8-8 का वेटेज दे देता है, राइट? तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, अगर मैंने आपको FIFO का एक लॉजिकली पॉइंट बताया है तो अब दिमाग लगा सकते हैं क्या LIFO मेथड में क्या होता होगा? थोड़ा सा दिमाग काम कर रहा है। क्या होता होगा LIFO में? जो सामान आखिरी में आया वो पहले बिकेगा, मतलब जो बचेगा वो पुराना सामान बचेगा, पहले जो आया हुआ सामान है ना वो बचेगा। जैसे यही सेम क्वेश्चन को सपोज करो मुझे कौन सी मेथड से सॉल्व करना होता? LIFO। तो मैं सीधा क्या बोलता? मेरे पास सबसे पहले कौन सा सामान आया था? ये। तो पक्की बात है यहीं से बचाऊंगा। कितना बचा टोटल? 15 क्वांटिटी बची है ना, तो 15 यहीं से बची होंगी। क्या भाव वाली? 100। यानी मेरे पास वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज पर LIFO कितना आना चाहिए? 1500 रुपए आना चाहिए। 15 क्वांटिटी बची है 100 रुपए के भाव की। लेकिन अब ये तो छोटा सा डेटा था इसलिए आसानी से हो गया। जब डेटा बड़ा आता है तो टेबल बना के करना पड़ता है, राइट? तो सेम फॉर्मेट बनेगा LIFO के अंदर। और LIFO का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि जो लास्ट में आया था वो पहले बिकेगा। यानी कि जैसे एक एग्जाम्पल के लिए ये जो 10 क्वांटिटी बिकी ना वो इस 15 में से बिकेंगी, क्योंकि ये 15 लास्ट में आई थी ना, तो इसमें से बिकेंगी। ये 20 एज इट इज बचा रहेगा। करेक्ट? समझ में आ रही बात जो बोल रहा हूं? ये जो 10 क्वांटिटी बिकेंगी कहां से बिकेंगी? लास्ट वाले इसमें से बिकेंगी। यानी आपके पास यहां पर बैलेंस ये 20 एज इट इज रहेगा और ये 15 में से 10 इशू है तो 5 ही बचेंगे। करेक्ट? और जब आप अगला सोल्ड करने जाओगे, अगला 30 तारीख को आपने जब सोल्ड किया था ये 20 क्वांटिटी, तो ये 20 भी कहां से सोल्ड होंगे? पहले ये 10 का नंबर आएगा, फिर उसके बाद जो बैलेंस इधर से था उसका नंबर आएगा और ऊपर वाली क्वांटिटी एज इट इज रहेगी। अगर कुछ शॉर्ट जा रहा होगा, जैसे 20 थी, 5 शॉर्ट जाएंगी जब आप करोगे तब हमको पता चलेगा कि इस 20 में से 5 गए, अभी भी इस 20 में से 15 बचे। मतलब जो भी बचेगा ना वो सबसे पहला वाला माल बचेगा, ऊपर वाला माल बचेगा, क्योंकि LIFO मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। जो आखिरी में आया था वो पहले जाएगा और जो पहले आया था वो बच जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? श्योर? ओके। सो ये कॉन्सेप्ट आपका FIFO मेथड और LIFO से रिलेटेड। हालांकि आज की क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया किसके बारे में?
फीफो के बारे में, लिफो से रिलेटेड सॉल्व नहीं करवाया है, राइट। तो मैं कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस के लिए चाहता हूं कि आप करें, राइट। तो अच्छा, मेथड की हमने बात किया, अभी हमने सिर्फ 2 मेथड पर फोकस किया है। कौन सी मेथड पर? पहली हमने मेथड जो देखा, जो कॉन्सेप्ट समझा, वो फीफो का समझा। सेकंड हम करेंगे लिफो, बट लिफो इस सेशन में नहीं, लिफो के लिए हम एक सेपरेट नेक्स्ट सेशन में करेंगे, राइट। फिर उसके अलावा एक एवरेज मेथड भी होती है, स्पेसिफिक मेथड होती है जो जनरली हम यूज नहीं करने वाले, और एक स्टैंडर्ड मेथड होती है वो भी हम यूज नहीं करने वाले। तो हम करने वाले 3 मेथड का इस्तेमाल, फीफो, लिफो और एवरेज मेथड, राइट। तो हमारा फोकस फीफो और लिफो को साथ में पढ़ने का है। इस सेशन में हमने क्या पढ़ा? फीफो। नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ेंगे? लिफो, राइट। तो 1-2 क्वेश्चंस मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या करो, सॉल्व करो। जैसे कि ये एक एग्जांपल है आपके लिए, एग्जांपल नंबर 1, करेक्ट। अगर आप देखो तो क्या लिखा है, मैं एक बार समझा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है? होमवर्क। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है? होमवर्क रहने वाला है, राइट। सो एग्जांपल में लिखा था, फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ इशू ऑफ द मंथ डिसंबर यूजिंग फीफो मेथड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इशू। आपको क्या निकालना है? फीफो मेथड से आपको वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालना है कि हमने जो इशू किया है चीजें, उसकी वैल्यू कितनी है। तो जो अभी मैं आपको टेबुलर फॉर्म में बता रहा था, सेम वैसा ही करना। ये देखो, आपको डेट दी है, ये परचेज दी है, परचेज की क्वांटिटी है और क्या रेट से खरीदा है, राइट। और इशू की क्वांटिटी है, रेट नहीं है। तो रेट तो हमने भी नहीं लिया था, याद है ना। हम जिस रेट, पुराने रेट देखते थे, जिस रेट से आया है उसी रेट से हम इशू करते थे। तो पहले माल 2 तारीख को आया हमारे पास। अच्छा, मैं पहले शॉर्टकट तरीके से ना आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, डिटेल सॉल्व आप करोगे। मैं शॉर्टकट कैसे लगा रहा हूँ, जरा मेरा शॉर्टकट लगाने का तरीका देखना। शॉर्टकट आप एग्जाम में नहीं लगा सकते क्योंकि उसको तो पूरा प्रेजेंट करके देना है, लेकिन हाँ आंसर सही है नहीं, देखो मैं बिल्कुल 1 मिनट के अंदर आंसर निकालूंगा। मैंने टोटल कितना सामान खरीद के लाया? 400, 600 और 100, मतलब मेरे पास कुल मिलाकर 1100 क्वांटिटी खरीद के लाया हूँ। क्या 400 और 600, 1000 प्लस 100, 1100 क्वांटिटी खरीद के लाया हूँ। जबकि बेचा कितना हूँ? इशू मतलब होता है सोल्ड करना। बेचा कितना हूँ? 200, 100, 300, 600, मतलब 900 और 2, 1100। ओ, मतलब आखिरी में कुछ बैलेंस बचा ही नहीं। लेकिन आखिरी में सारा बैलेंस जीरो हो जाएगा आपका। जितना माल आया था ना, सारा माल बिक गया, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बची नहीं आपके पास, राइट। लेकिन आपको यहां पर जवाब को चार्ट बनाकर देना है कि कौन सा, जैसे ये 200 जो बिका होगा, क्या रेट से बिका होगा? तो ऑब्वियस है वो इसमें से बिका होगा, तो 20 रुपए के भाव से बिका होगा। अच्छा, ये 100 भी कहां से बिका होगा? तो ऑब्वियस है यहीं से बिका होगा, तो ये भी 20 के भाव से बिका होगा। लेकिन अगला ये जो 600 बिका है, तो पहले 100 यहां के यूज होंगे, फिर ये 400 खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये बचे हुए 600 में से आप 500 इशू करोगे, फिर भी यहां से 100 बच जाएगा। और अगला जो 200 इशू करोगे, यहां का 100, यहां का 100, ऐसा इशू होगा, करेक्ट। तो ट्राई करोगे क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है? होमवर्क रहने वाला है, राइट। और इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करना है। होप ये वाला क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करेंगे। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास रहेगा एग्जाम्पल नंबर 2। ये भी आप लोगों को सॉल्व करना है। इसमें भी देखो, अच्छा अब बस इसमें एक चीज नई आ गई है, ओपनिंग स्टॉक। क्या नया आ गया है? तो एक काम करो, ओपनिंग स्टॉक को कुछ नया मत समझो, इसको परचेस ही समझ लो। अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं होता, परचेस होता तो कर ही लेते ना, रिसिप्ट साइड में। तो ओपनिंग स्टॉक को भी रिसिप्ट में ही लिखना चाहिए, राइट। चलो, तो आप ये वाला भी क्वेश्चन क्या करोगे? एज अ होमवर्क सॉल्व करोगे। और उसके अलावा लास्ट एग्जाम्पल फॉर द डे वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। कौन सा? आपको फीफो मेथड से सॉल्व करना है। और इसमें जो लिखा है ना, प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट, वो मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। एक्चुअली स्टोर लेजर अकाउंट इज नथिंग बट ये जो हम लोग ने किया, इसी को स्टोर लेजर कहते हैं। ये जो है ना, ये टेबल, इसी को कहा जाता है स्टोर लेजर। तो जब आप ऊपर में हेडिंग दोगे तो इसकी हेडिंग दे देना स्टोर लेजर अकाउंट के नाम से। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को क्या कहा जाता है? स्टोर लेजर अकाउंट। तो अलग से कोई अकाउंट नहीं, ये टेबल को ही क्या कहते हैं? स्टोर लेजर अकाउंट बोलते हैं। तो 1 2 3 ये 3 प्रॉब्लम कर सकते हो, श्योर, पक्का, लॉक किया जाए। तो फीफो मेथड के 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उसके आगे और है बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, बट पहले अभी हम लोग इसके बाद लिफो को समझेंगे, फीफो लिफो के साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे, और फिर उसके बाद वेटेड एवरेज को समझेंगे, और हमारा AS2 क्या हो जाएगा? खत्म। AS2 में इतना ही है, करेक्ट।
लेकिन अभी हमने आज सिर्फ फीफो की बात किया है, हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे लीफो और वेटेड एवरेज के बारे में। तो इस सेशन को यहीं पर क्या करेंगे, एंड करेंगे।